आइए सुनते हैं नरेंद्र नागदेव की कहानी बीमार आदमी का इकरारनामा। वह एक भव्य शयन कक्ष था। दीवारों पर बनी सुंदर मेहराबों के बीच बीच में बड़ी बड़ी पेंटिंगें लगी थीं, चौड़ी सुंदर फ्रेम वाली। खिड़कियों पर ऊंचे ऊंचे पर्दे टंगे थे। दीवार से दीवार तक लगा नक्काशीदार गलीचा था। छत से आकर्षक झाड़ फानुस झूल रहा था, जिसके ठीक नीचे वे लेटे थे, एक शानदार पलंग पर। उनका गौरवर्ण चेहरा लंबी बीमारी से लड़ने के बावजूद अजीब ढंग से सख्त और रोबिला था, जो अधपके बालों में और भव्य लग रहा था। मुझे उनके पास एक कुर्सी पर बैठा दिया गया था। उन्होंने आया को बुलाकर धीमे से कुछ कहा। आया मेरी ओर मुड़ी। साहब पूछना चाहते हैं कि क्या उनके साथ दोस्ती करना आपको स्वीकार है? जी, मैंने बिना हिले डुले सधा हुआ उत्तर दिया। हालांकि उम्र में मैं उनसे काफी छोटा था। किशोरावस्था अभी पार की थी मैंने, लेकिन पता नहीं उन्हें मेरे चेहरे पर चढ़ी तटस्थता भली लगी थी अथवा बिल्कुल बचपन से आंखों पर चढ़ी ऐनक की निरीहता। किस लिए स्वीकार है? इस बार उन्होंने मुझसे पूछा। क्योंकि इसके बदले आप मुझे पैसे देंगे जो मुझे चाहिए। मेरी आवाज का ठंडापन कायम रहा। वे मेरी बात से खुश हुए। तब ठीक है, अब मैं वकील को बुलाकर दोस्ती का इकरारनामा टाइप करवाता हूँ, उन्होंने कहा। तुरंत साथ के कमरे से एक वकील भीतर आया। हाथ में कई कागज और पेन संभाले हुए वह साथ की कुर्सी पर बैठ गया। तो लिखो, उन्होंने पलंग के सहारे थोड़ा बैठने की कोशिश करते हुए कहा कि यह इकरारनामा अब हम दोनों का नाम होगा यहाँ के बीच दोस्ती के लिए है, जिसके एवज में मैं इन्हें प्रति सप्ताह इतना पैसा दूंगा। अब आगे इसके नियम लिखो। आप चाहें तो मैं खिड़की के पर्दे हटा दूं? आया ने बीच में दखल दिया। वे गुस्से में भड़क उठे। नहीं, उन्हें वैसा ही रहने दो। उनकी सांस चढ़ गई और उन्हें सहज होने में वक्त लग गया। हाँ, तो पहला नियम लिखो कि हम दो शरीर एक प्राण नहीं होंगे, क्योंकि उस स्थिति में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ पीछे हटकर वहां पहुंच जाएं, जब आपस में कुछ दूरी थी और जब हम अधिक सहज भाव से हंसते मिलते थे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी जी, वकील ने सिर हिलाकर नोट किया। अब इसके आगे लिखो कि हम एक दूसरे के जीवन में दाखिल भी नहीं होंगे, रहेंगे अपने अपने जीवन में ही, क्योंकि एक दूसरे से घुल मिल जाने के बाद ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा है कि पहले की ही तरह कहीं सड़क पर मिलें और एक दूसरे से शिकायत करें कि यार तुम तो मिलते ही नहीं। समझे ना? अब तुम इसे अपनी कानूनी भाषा में लिख लो, चाहो तो एक पॉइंट बना लो दोनों का। वकील देर तक कागजों पर लिख लिख कर काटता रहा, इतनी देर तक कि उन्हें नींद आ गई। तब आया ने मुझे इशारे से उठने के लिए कहा और फिर मैं एक के बाद एक दालान पार करते हुए कोठी के बाहर की दुनिया में पहुंच गया। यह टूटा हुआ क्रम फिर अगले दिन जाकर ही जुड़ा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पूछा कि क्या कल शाम को तुम्हें मेरी याद आई थी? हाँ, यह तो ठीक है कि याद आई थी, लेकिन बस आकर चली गई। मन में कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा। वे फिर से मेरी बात से खुश हुए। वकील ने कुर्सी संभाल ली तो उन्होंने आगे नोट करवाना शुरू किया। तो तीसरा पॉइंट यह होगा कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कोई न कोई गांठ बांध लेंगे। लिखा तुमने? लिखो कि यह हो जाने से हमें ऊपरी तौर पर हंस हंस कर अपनापन जताना बहुत आसान पड़ेगा। साहब, क्या मैं फूलदान में फूल बदल दूं? आया ने फिर दखल दिया। वे गुस्से में सिर झटकने लगे। फूलिश वुमन, सब भुला दिया, हमेशा यही करती है यह। हम उनके शांत होने तक सांस थामे रहे। हाँ, तो अगला पॉइंट यह है कि नहीं, दरअसल यह पिछले पॉइंट का ही विस्तार है कि मन में गांठ रहेगी तो हम बड़ी सहजता से उम्र भर साथ निभाने की बातें कर सकते हैं। ऐसी बातें करना तब बड़ा आसान हो जाता है। वकील की कलम तेज चलने लगी थी। मैं बुद्ध की तरह बैठा था कुर्सी पर, दोनों घुटनों पर हथेलियां रखे, चेहरा बिल्कुल सीधा, सिर्फ कभी कभी नाक पर खिसक आते चश्मे को उंगली से ऊपर कर देता था। तुम्हें इस बात पर तो आपत्ति नहीं है ना? उन्होंने मुझसे पूछा। जी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मन से कहीं गांठें पड़ी हो ना, तब हम आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए बड़ी आसानी से अपने अपने स्वार्थ संभाले रहते हैं। अब आगे लिखो कि हम बातें करते समय एक दूसरे पर घात लगाकर बैठेंगे।
मौका मिला और दबोच लिया। यह बहुत जरूरी है। वे खुशी और बेचैनी में खांसने लगे, इतना कि आखिर आया ने आकर उन्हें संभाला और बिस्तर पर लेटा दिया। उनके गले से घरघराहट की आवाज आ रही थी। बैठक वहीं खत्म हो गई। तीसरे दिन मुझे देखते ही उन्होंने सवाल दाग दिया, कल मेरी हालत देखकर तुम सचमुच तो नहीं पसीजे थे? उनकी आवाज कड़क और रुखी थी। नहीं, क्योंकि ऐसा करना हमारे इकरारनामे में है भी नहीं। मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। तुम बहुत सही चल रहे हो, मैं भी ऐसा ही चाहता था। फिर वे वकील की ओर मुड़े। आगे लिखो, हम सहज भाव से निर्वाह करते हुए भी एक दूसरे को कहीं न कहीं चोट पहुंचाते रहेंगे। सर, क्या आप चाहेंगे कि चादर की जगह मैं आपको कंबल ओढ़ा दूं? आया ने दखल दिया। वे गुस्से में सिर हिलाने लगे, बाल नोचने लगे। फॉर हेवंस, तुम अपनी बेवकूफियों से कब बाज आओगी आखिर? लंबे इंतजार के बाद वकील ने पहल की, अगर आप आगे सोच रहे हो तो कृपया लिखवा दें। हाँ लिखो। हम कोशिश कर करके एक दूसरे को एकाकीपन भी देते रहेंगे और अक्सर एक दूसरे को गलत समझेंगे। मैंने तब नोट किया कि वकील बहुत तेजी से कलम चला सकता है। हाँ, अंत में यह भी लिख सकते हो कि हम मन ही मन एक दूसरे से कभी न मिलने की कस्में भी खाएंगे। अगर हम में से किसी ने एक दूसरे से कोई अपेक्षा की तो दूसरा अच्छे मित्र की तरह उसे कभी पूरे नहीं होने वाले आश्वासनों से बहलाएगा भी। मेरा ख्याल है कि मैंने अब मुख्य बातें तुम्हें बता दी हैं। क्या तुम अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहोगे? उन्होंने मेरी ओर मुड़कर पूछा। मैं इकरारनामे पर साइन करना चाहता हूँ, मैंने कहा, और मुझे हैरानी हुई कि पिछले 3 दिनों से मेरी आवाज के सपाटपन में कुछ भी फर्क नहीं आया था। आया ने इस बीच एक खिड़की खोल दी थी। आगे खुले इलाके का विस्तार नजर आ रहा था, जो हरियाली और टेढ़े मेढ़े रास्तों और छितराई झाड़ियों से उलझता हुआ दूर तक चला गया था। पहाड़ियों के ऊपरी सिरों पर कतारबद्ध धूप झिलमिला रही थी। बाहर जाते हुए मैं एक क्षण को ठिठका था। मैं इस इकरारनामे के अनुसार तय की गई रकम की आधी किस्त चाहता था, जो मुझे तुरंत दे दी गई। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ही चलने लगा था। रोज एक खूबसूरत गाड़ी मुझे लेने आती और वक्त पूरा होने पर वापस छोड़ जाती। कभी अगर बातों बातों में देर अधिक हो जाती तो उतना समय नोट कर लिया जाता ताकि उसका पेमेंट अलग से किया जा सके, ओवर टाइम की तरह। एक किस्सा वे मुझे अक्सर सुनाते थे, जो शायद किसी विदेशी फिल्म की कहानी थी, कि महायुद्ध में तमाम लोग एक शहर छोड़कर चले गए। पूरा शहर पड़ा रह गया अपनी अपार धन दौलत और सच धज के साथ, वैसा का वैसा। बस एक आदमी, जिसे सब मृत समझकर छोड़ गए थे, होश में आ गया। जरा कल्पना करो कि अथाह संपत्ति और निर्जन शहर में एक अकेला आदमी। फिर क्या हुआ कि उसका एक दोस्त कहीं से रास्ता भटक कर भूखा प्यासा वहां पहुंचा। अब बताओ कि पहला आदमी इस दूसरे आदमी के साथ क्या सुलूक करेगा? वे मुझसे पूछते, धीरे धीरे होठों में मुस्कुराते हुए, पलंग पर हथेली से ताल देते हुए, जैसे कह रहे हों कि अब बताओ, बड़े होशियार बनते थे। सर, पहला आदमी घात लगाकर दूसरे आदमी पर हमला करेगा, मैं उत्तर देता था। वे खुशी जाहिर करते, बिल्कुल ठीक, यही उस फिल्म में भी हुआ था, क्योंकि ऐसा ही होता है दुनिया में। एक दिन मैंने मौका पाकर आया से पूछा भी था, सुनो, क्या इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी बहुत गहरी चोट खाई है? आया एकदम सख्ते में आ गई थी। सख्ती से मेरी ओर देखकर ऊंची आवाज में डांटने लगी थी, तुम्हें अपने इकरारनामे से बाहर की बातें करने की इजाजत नहीं है, समझे? पर एक बार मैं खुद बेवकूफी कर बैठा। बातचीत के दौरान उस दिन वे बिस्तर पर इस तरह लुढ़क गए कि मुझे लगा कि वे मर गए हैं। पता नहीं क्या हुआ कि एकाएक मेरी आंखों में भर भरा कर आंसू आ गए। तभी उन्होंने आंखें खोल दी। वे मेरी आंखों में पानी देखकर बिफर पड़े, यह सरासर उल्लंघन है इकरारनामे का, तुमने सीधे सीधे इसके नियमों को तोड़ा है। बड़ी मुश्किल से वकील ने आकर मामला संभाला था। उन्होंने मेरा पक्ष इस तरह प्रस्तुत किया कि जब इसकी आंखों में पानी आया था तब यह मान चुका था कि आप मर चुके हैं, और कानूनन अगर 2 समझौता करने वालों में से कोई एक मर जाता है तो समझौता अपने आप ही खत्म हो जाता है। इस तरह उसकी आंखों में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पानी आया था। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। सर्दियां शुरू हो गई थीं। खिड़की के बाहर पूरा माहौल ठंडा और भारी बनकर सामने के इलाके पर ठहरा होता था।
बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आकाश में छितराए रहते थे और हवा जबरदस्ती नहीं करती तब तक हिलते भी नहीं थे। चीलें अकेली अकेली उड़ती और पेड़ों के असहाय ठूंठ सिहरते। इसलिए खिड़की हम खोलते नहीं थे और फायरप्लेस में आग जलाने के दिन अभी आए नहीं थे। कमरे में अनिश्चय का माहौल बना रहता, लेकिन वक्त अधिक समय तक किसी चीज को अनिश्चय में नहीं झुलाता, वह सब कुछ निश्चित कर देता है। उसी खूबसूरत गाड़ी में एक दिन मुझे जल्दी जल्दी बैठा कर ले जाया गया था। मैं पहुंचा तब तक उनकी आवाज बंद हो चुकी थी, कुछ आखिरी सांसें बाकी थीं। उन्होंने आया की ओर देखा, जैसे बड़े प्रयास से कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह कुछ भी नहीं सके। आया ने तसल्ली दी, आप निश्चिंत रहें, इकरारनामे के हर नियम का पालन किया जाएगा। उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने और भी अधिक विचलित होकर मेरी ओर हाथ बढ़ाया। आंखें उनकी खुली पड़ रही थीं, जैसे आंखों से कुछ कहना चाहते हों। मैंने भी उसी तरह आश्वस्त किया, आप निश्चिंत रहें, इकरारनामे के हर नियम का पालन किया जाएगा। पर उनकी आंखों में वह बेबसी एक बार जोर से भभक कर बुझ गई। वे मर गए थे। बाहर दालन में आकर कुछ देर मैं आया के चेहरे को ताकता रहा, बिल्कुल बेवकूफों की तरह, अपने चश्मे के पीछे से, जैसा कि मैं अक्सर ताकता हूँ। और फिर मन में बहुत गहरे कहीं कसमसाती आशंका उनके सामने एक बार की प्रकट कर दी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि वे आखिरी वक्त में हमसे इकरारनामा तोड़ देने का आग्रह कर रहे हों, कि हम तमाम नियमों को तोड़कर अंतिम समय में बेसाख्ता उनसे लिपट जाएं, अपने संपूर्ण और निश्चल प्यार के साथ। आया अवाक से मेरा चेहरा देखती रह गई थी। मेरा ऐनक नाक पर खिसक आया था और मैं उसे सही जगह पर पहुंचाने में मशगूल हो गया था।